Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the Balanoglossus. Balanoglossus का जो पूरा आपका स्टडी है इसके हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो पार्ट 1 जो है इसमें हम Balanoglossus का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके सिस्टमिक पोजीशन क्या है, इसके अलावा उसमें सीलोम, एंडोस्केलेटन, इस तरह के हम इसके जो भी फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं इसका जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है या एफिनिटीज़ हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. सो अगर हम इसकी सिस्टमिक पोजीशन देखते हैं तो बैलेनोग्लॉसस जो होते हैं ये कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं. सब फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा. एक्चुअली यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज हैं. मोस्टली इसको इन्वर्टिब्रेट में इंक्लूड करते हैं, इसको कॉर्डेट में इंक्लूड किया जाता है, बट नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेट. ठीक है, तो सब फाइलम आपका हेमिकॉर्डेटा. क्लास एंटरप्निस्टर. जब आप इसको कहाँ पे पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड करता है. जैसे मैंने ये जो आपकी कोटपाल बुक है वर्टिब्रेट की, वहाँ से प्रिपेयर किया है इसे, तो वहाँ पे इसको इनवर्टिब्रेट में रखा हुआ है, सॉरी वर्टिब्रेट में यानी कॉर्डेट में रखा हुआ है. लेकिन अगर आप इसे इन्वर्टिब्रेट जो है कोटपाल की वहाँ से स्टडी करेंगे तो ये वहाँ पे इन्वर्टिब्रेट में आपको शो किया हुआ है. तो सिस्टमिक पोजीशन जो होती है वो इस तरह से वेरी कर रही है, बट इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट फाइला और इन द इन्वर्टिब्रेट. इसको हम जब इसकी फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है, जो हमारा लास्ट वीडियो 5th जो है उसमें मैंने इसे डिटेल में लिया है कि हम इसके सिस्टमिक पोजीशन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. सेकंड आ जाता है आपका सबफाइलम इज हेमिकॉर्डेटा. क्लास इसमें 2 होती हैं. अब डायलानोग्लॉसस बिलोंग्स टू एंट्रोपन्यूस्टा. फैमिली इसकी है टाइकॉडेरिडी. देन टाइप जो है इसका बैलेनोग्लॉसस. बैलेनोग्लॉसस जो आपका वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है. बैलेनोस मीन्स होता है एंड अपॉन, एक फ्रूट होता है ओक का, उससे. एंड ग्लोजा इज फॉर द टंग. तो यानी टंग लाइक स्ट्रक्चर, या आप इसको कह सकते हैं ओक लाइक, जो फ्रूट होता है ओक का उसके जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है. ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो ये मेराइन एनिमल होते हैं. एक्चुअली जितने भी आपके जो हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा हैं जो कि आपके लोअर कॉर्डेट्स में आते हैं, ये आपके एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स होते हैं. तो हेमिकॉर्डेट्स भी कैसे हैं आपके एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स हैं. इसकी लगभग 20 के करीब स्पीशीज जो होती हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज से. यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं स्ट्रक्चर. तो ये कैसे होते हैं हैबिट एंड हैबिटाट में बरोइंग होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स होते हैं. ठीक है, इनकी बरो को यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है एंटीरियर और पोस्टीरियर. एंटीरियर जो रीजन होता है, पोस्टीरियर जो रीजन होता है ये आपका कंप्लीटली एक स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि मिडिल वाला जो होता है वो ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है. ट्यूबिकल्स होती हैं, यू शेप्ड इनकी बरो होती हैं. इनकी बॉडी से क्या है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है. तो ये म्यूकस जो है वो क्या करती है, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं इनकी बरो में उसके साथ एक उसको फर्म कर देती है उसको. ठीक है, उसकी बरो जो होती है वो कोलैप्स नहीं हो पाती है, उसको एक फर्मनेस प्रोवाइड कराती है. बरो जो है ये दोनों साइड से ओपन होती है. Spiral coils of the feces like casting of the earthworm may be seen at the posterior opening. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी posterior opening है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा इसका fecal matter जो होता है वो present रहता है. शेप साइज कलरेशन कैसा होता है, अगर कोई भी बरोइंग एनिमल होगा तो वो कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा, सिलेंड्रिकल होगा, बाइलेक्ट्रिकल, सिमेट्रिकल होते हैं. हायर जितने भी आपके इन्वर्टिब्रेट हैं, सभी तरह के कॉर्डेट्स हैं, ये सब कैसे होते हैं, बाइलेक्ट्रल, सिमेट्रिकल होते हैं. रिचली सीलेटेड ऑल ओवर द कवर, ऑल ओवर एंड कवर्ड विद द म्यूकस. Most forms are drab colored through the reddish tint are present. Several species are luminescent due to mucus and they have an offensive odor. ठीक है, बॉडी साइज को अगर हम देखते हैं तो इसके बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ऑल्सो नोन एज प्रोटोजोम, मीजोसोम एंड मेटाजोम. प्रोबोसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. प्रोबोसिस होते हैं वो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन होता है इसका, और ये राउंडेड या कॉनिकल शेप में प्रेजेंट हो सकता है. इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रोबोसिस जो कि होलो थिक मस्कुलर वॉल से मिलकर बना होता है. इसकी कैविटी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोसील कहते हैं या प्रोबोसिस सीलोम कहते हैं. एंड प्रोबोसिस सीलोम जो होता है ये बाहर की तरफ एक प्रोबोसिस पोर के थ्रू कनेक्टेड रहता है. यानी प्रोबोसिस पोर के थ्रू प्रोबोसिस की जो सीलोम है वो एक्सटीरियर से कनेक्टेड रहते हैं. एक्सटीरियर क्या है इसका, सी वाटर है, यानी कि प्रोबोसिस की जो सीलोम है उसमें क्या फील्ड रहेगा, वाटर. सी वाटर जो होते हैं वो प्रेजेंट रहता है.
इन सम स्पीशीज प्रोबोसिस पोर डज नॉट कम्युनिकेट विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट बट टर्मिनेट ब्लाइंडली। तो कुछ स्पीशीज में जो होते हैं ये बाहर से कनेक्टेड रहता है, और कुछ में एक्चुअली मोस्टली स्पीशीज में जो होते हैं प्रोबोसिस पोर जो होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कनेक्टेड रहता है। कुछ एक स्पीशीज में जो होता है ये बंद रहता है, ऐसा नहीं होता है। बीनीथ द प्रोबोसिस स्टॉक, प्रोबोसिस पोर जो होता है एक डिप्रेशन होता है जो कि यू शेप्ड एक डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन, वहां पे प्रेजेंट रहता है। प्रोबोसिस पोर जो है ये एक्चुअली आपके अकॉन वर्म, अकॉन जैसे इसकी स्ट्रक्चर थी, अकॉन का फ्रूट आप देखिएगा उसकी स्ट्रक्चर की तरह इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। माउथ पोर विच इज ऑलवेज वाइड ओपन एंड इनकैपेबल ऑफ क्लोजिंग कंप्लीटली। तो एक्चुअल में ये माना जाता है कि प्रोबोसिस का जो माउथ होता है वो हमेशा खुला रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट कैन बी क्लोज बट इट नॉट परमानेंट, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली क्लोज्ड। ठीक है, बंद कर सकता है, खोल सकता है, लेकिन कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है इसको। इट लाइज ऑन द वेंट्रल साइड एंड इट लिप्स आर वेंट्रल एजेस ऑफ द कॉलर रीजन। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? वेंट्रल साइड में इसका माउथ प्रेजेंट रहता है। कॉलर की अगर हम बात करेंगे, कॉलर रीजन कैसा है? सेंट्रल रीजन होता है। कॉलर की जो सीलोम होती है इसे भी हम क्या, ये वाली सीलोम भी क्या है? प्रोबोसिस की सीलोम या आपके ट्रंक रीजन की जो सीलोम है उससे कनेक्टेड नहीं रहती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहती है। यानी कि कॉलर की जो सीलोम है उसमें भी क्या प्रेजेंट रहेगा? एक्सटर्नल वाटर यानी सी वाटर जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट रहता है। इसकी जो सीलोम होती है ये एक्चुअली में गिल पाउचेस जो होते हैं, फर्स्ट पेयर ऑफ गिल पाउचेस वहाँ पे ओपन होती है। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे तब हम इसको और भी अच्छे से क्लियरली आप देख पाएंगे कि किस तरह से कॉलर की जो सीलोम होती है वो गिल पोर्स के थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहती है। द सर्फेस ऑफ कॉलर इज ऑफन मार्क्ड विद एलिवेशंस, डिप्रेशंस एंड स्पेशली circular grooves. The collar is also muscular and possesses two coelomic cavity called collar coelom. ट्रंक रीजन जो होता है इसका लास्ट रीजन होता है, लार्जेस्ट रीजन होता है। ट्रंक इज द elongated posterior part of the body. It is somewhat flat and annulated on the surface. It has a mid-dorsal and mid-ventral longitudinal ridge along its entire length for the accommodation of corresponding nerves and blood vessels. तो इसकी जो ट्रंक रीजन होती है उसमें एक वेंट्रल रिज प्रेजेंट होती है और एक डॉर्सल रिज प्रेजेंट होती है। डॉर्सल रिज जो होती है डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, वेंट्रल रिज वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका नाम डॉर्सल वेंट्रल रिज रखा गया है। तो डॉर्सल रीजन जो होती है, डॉर्सल रिज या वेंट्रल रिज सेंट्रली अरेंज रहती हैं और पूरी बॉडी को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है। एक्चुअल में ये किसके अकोमोडेशन के लिए होती है? नर्व्स और ब्लड वेसल्स के अकोमोडेशन के लिए होती है। आप डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हैं, एक मिड डॉर्सल रिज आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह से वेंट्रल साइड में आप देखेंगे तो आपको माउथ नजर आएगा, इसके अलावा आपको मिड वेंट्रल रिज नजर आएगी। हिपेटिक जो ट्रंक रीजन होता है इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन, हिपेटिक रीजन एंड पोस्ट हिपेटिक रीजन और पोस्टीरियर एब्डोमिनल रीजन होता है। ठीक है, तो ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन जो होता है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेंकियल रीजन दैट इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेशन, यानी यहाँ पे गिलपोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे हम, एंड जेनाइटल रीजन तो आप यहाँ पे गोनाड्स की बात करेंगे। यानी कि जो ट्रंक रीजन का अपर मोस्ट पोर्शन है वहाँ पे आपको ब्रेंकियल रीजन और जेनाइटल रीजन दोनों नजर आएंगे, वहाँ के इन रीजन से रिलेटेड ऑर्गन्स नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन की। ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉर्सल ग्रूव है, मिड डॉर्सल ग्रूव, उसके दोनों साइड में आपको मिड डॉर्सल आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, और ये जो पोर्स हैं ये आपके गिल पोर्स कहलाते हैं, जिनका नंबर अकॉर्डिंग टू द एज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आप इनसे किसी भी जो बेलेनोग्लॉसस है उसकी एज को भी थोड़ा डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि गिल पोर्स के नंबर एज के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पे एक आपको जेनाइटल फ्लैप नजर जैसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जेनाइटल विंग्स जैसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं जहाँ पे गोनाड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअली सेपरेटेड रहते हैं, अलग अलग बरोज में प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद आप देखते हैं हिपेटिक रीजन। हिपेटिक रीजन सेंट्रल रीजन होता है, छोटा होता है, और यहाँ पे आपको हिपेटिक सीकास नजर आती है। ठीक है, कुछ येलोइश कलर का टिंच नजर आता है आपको। लास्ट रीजन इज पोस्ट हिपेटिक रीजन या एब्डोमिनल रीजन। ये आपका लास्ट वन होता है, लेकिन ये लार्जेस्ट रीजन होता है। और सीरम ऑफ ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू टू लिटरल क्लोज्ड कैविटीज बाय पार्शियल by vertical partition between the body wall and gut wall.
इसके बाद हम देखते हैं बॉडी वॉल ऑफ द बैलेनोग्लॉसस। तो बॉडी वॉल जो होती है इसमें आपको क्या नजर आता है, एपिडर्मिस नजर आता है, मस्कुलेचर नजर आता है, नर्वस लेयर नजर आती है, लेकिन डर्मिस जो होती है वो यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट होती है। तो ये एक आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि बॉडी वॉल जो बैलेनोग्लॉसस की होती है इसमें डर्मिस एब्सेंट होती है। एपिडर्मिस की अगर हम बात करेंगे तो एपिडर्मिस में दो तरह की सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स और कॉलमनर टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, और इसके साथ में जो होती हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे दो तरह की सेल्स, सीलेटेड एपिडर्मल सेल्स आर मोर न्यूमरस एंड ईच बियर्स सीलिया एट इट्स फ्री एंड। यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स, जिसके फ्री एंड पे क्या है, सीलियास प्रेजेंट है। इसके अलावा सेकंड टाइप की क्या होती है, ग्लैंड सेल्स होती हैं जिनका कुछ सिक्रेशंस होते हैं। तो गॉबलेट सेल्स टाइप की सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती हैं। तो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो कि नंबर में सबसे ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा रेटिकुलेट सेल्स होती हैं जिसमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है, वैक्यूलेटेड होता है, ये भी म्यूकस को सिक्रेट कर रही होती हैं। मलबरी सेल्स होती हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स को सिक्रेट करती हैं, दीज आर ग्लैनुलर ग्लैंड सेल्स कहते हैं इसे हम। ये क्या सिक्रेट करती हैं, एमाइलेज को सिक्रेट करती हैं। द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड सेल्स कवर द एनिमल एंड लाइन इट्स बरो। ठीक है, इसको हम इसके फंक्शन में भी डिस्कस करेंगे कि जो भी म्यूकस सिक्रेट होता है वो क्या, इनकी बॉडी से जैसे म्यूकस सिक्रेट हो रहा है तो क्या आता है, जिस भी बरो में ये प्रेजेंट रहती है उसकी सैंड को चिपचिपा बना देते हैं, जिससे कि सैंड्स जो होती हैं वो जो बरो होती है वो इनकी कोलैप्स नहीं होती है और मेंटेन रहती है। Mucus has an obnoxious smell. In addition to these cells, the body wall of the proboscis, the anterior part of the collar, also contain neurosensory cells which take darker stain than the rest. There is no dermis. Dermis जो होती है वो यहाँ पे absent होती है. Immediately below the epidermis क्या present होता है यहाँ पे, nerve cells present होती हैं. nerve cells कैसी होती हैं, bipolar या quadripolar nerve cells होती हैं, और इसी के साथ में epidermal cells यानी basement membrane present होती हैं. ठीक है, इसके बाद मसल सेल्स प्रेजेंट होती है. मसल सेल्स में सर्कुलर मसल सेल्स एंड रेडियल मसल सेल्स, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम. पहले हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस क्या होंगे बॉडी वॉल के. तो जो भी सेल्स हैं जो सिक्रेशंस कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग इसके फंक्शंस, प्रोटेक्शन करती हैं बरों के बाय द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस. इसके साथ में कुछ जो स्पीशीज होती है वहाँ पे बॉडी से होती है फॉल स्मेल निकलती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, इसका प्रोटेक्शन होता है, एनिमीज जो होती है इससे दूर रहते हैं. इसके अलावा न्यूरोसेंसरी सेल्स होती हैं जिसकी वजह से इनको एक्सटर्नल स्टिमुलाई से ये अपने आप को स्टिमुलेट करती हैं. और मस्कुलेचर सेल जो होती है, मस्कुलेचर जो होता है वो इनकी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मसल सेल्स, मसल्स ऑफ द टिपिकल मस्कुलेचर ऑफ द टिपिकल बॉडी वॉल. यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बॉडी वॉल एंड गट वॉल की, is greatly reduced and more or less replaced by the muscles arising from the coelomic epithelium. मसल फाइबर्स कैसे होते हैं, स्मूथ एंड ऑफ सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड डायगोनल टाइप के होते हैं. तो प्रोबोसिस के मस्कुलर अब अलग अलग रीजन में हम देखेंगे. प्रोबोसिस मस्कुलेचर कैसा होता है, थिन लेयर ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर्स एंड थिक लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स. तो नॉर्मल जो हम अरेंजमेंट देखते हैं उसमें क्या होता है, सर्कुलर मसल्स इन होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बाहर की तरफ होती है. लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, इनवर्टिब्रेट्स में और हेमिकॉर्डेट्स में अगर आप देखोगे तो कैसा होता है, सर्कुलर मसल्स बाहर की तरफ होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अंदर की तरफ होती हैं. कॉलर मसल्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इनकॉन्स्पिक्यूअस लेयर ऑफ सर्कुलर फाइबर्स एंड प्रोमिनेंट ब्रांड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एंड डायगोनल फाइबर्स प्रेजेंट होता है. Longitudinal and diagonal fibers होती हैं along with connective tissues also transverse the collar coelom in a criss-cross pattern. वहाँ पे आपको नजर आता है. Several radial muscle fibers are also found in the trunk region. Radial muscle fibers extend between the digestive tract and body wall and the transverse the trunk coelom. आपको इतना ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपसे बॉडी वॉल पूछा जाता है तो बॉडी वॉल में आप एपिडर्मिस को एक्सप्लेन करिए, नर्व सेल्स को एक्सप्लेन करिए, मसल्स के बारे में इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हैं सीलोम के लिए कि यहाँ पे आपको रेडियल मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नजर आती हैं. सर्कुलर मसल्स जो होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती हैं अंदर की तरफ होती हैं, और मसल्स की वजह से बॉडी का मूवमेंट होता है. इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. सीलोम ऑफ बैलेनोग्लॉसस को अगर आप देखेंगे तो सीलोम क्या होती है, एनी इंटरनल कैविटी दैट इज लाइंड बाय द मेसोडर्म. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैलेनोग्लॉसस में जो सीलोम होती है ये प्रोबोसिस में प्रेजेंट होती है, कॉलर में प्रेजेंट होती है एंड ट्रंक रीजन में प्रेजेंट होती है. प्रोबोसिस सीलोम जो होती है वो अनपेयर्ड होती है. ठीक है, कॉलर एंड ट्रंक की जो सीलोम होती है ये
पेयर्ड होती हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एलिमेंट्री कैनाल के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। तो डॉर्सल मेसेंट्रीज एंड वेंट्रल मेसेंट्रीज के थ्रू ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबोसिस सीलोम। प्रोबोसिस सीलोम को अगर हम बात करें तो प्रोबोसिस सीलोम जो होती है बहुत ही नैरो होती है, क्योंकि मोस्टली जो सीलोम होती है ये ऑब्लिटरेट हो जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, इसके अलावा मसल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और एक प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जो कि इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्रोबोसिस कॉलम कॉम्प्लेक्स में आपके बकल डायवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, एंड सेंट्रल साइनस एंड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये चारों स्ट्रक्चर मिलके आपके प्रोबोसिस कॉलम कॉम्प्लेक्स को बनाती है। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इंक्लूड रहती हैं। डॉर्सल जो होती है इसमें, बाकी आप देखेंगे तो पूरा क्या है आपका कवर्ड है, सिर्फ सीलोम जो होती है ये सेंट्रल वन है, बाकी पूरी की पूरी सीलोम जो है ये आपके नर्वस लेयर्स हैं या आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इससे फिल्ड रहती हैं। ठीक है, अब फिर आता है आपका कॉलर सीलोम। कॉलर सीलोम कैसी है, ये आपके पेयर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉलर सीलोम जो तीन दो प्रेजेंट होती है, वेंट्रल मेसेंट्रीज और डॉर्सल मेसेंट्रीज के थ्रू ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। तो टू कैविटीज आर पार्टीशन्ड बाय द इनकम्प्लीट मिड डॉर्सल एंड मिड वेंट्रल मेसेंट्रीज। The collar coelom or mesocoel has two cavities lying side by side in the collar, one on each side between the collar wall and buccal cavity. तो collar wall और buccal cavity के बीच में आपको जो सीलोम नजर आती है that is known as collar coelom. ट्रंक सीलोम की अगर हम बात करेंगे तो ट्रंक रीजन में जो सीलोम प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रंक सीलोम जो प्रेजेंट होती है ये भी क्या होती है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। The branchiogenital region, each cavity is further divided into lateral septum into dorsolateral and ventrolateral compartment. The trunk coelom is separated from the collar coelom and by collar trunk septum. The trunk coelom is obliterated by the trunk musculature. ठीक है, सीलोमिक फ्लूइड की हम बात करेंगे। सीलोमिक फ्लूइड जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ कॉलर ट्रंक सीलोम में। कॉलर सीलोम और प्रोबोसिस सीलोम को हमने पहले ही समझा था कि यहाँ पे इनकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्सटीरियर वाटर यानी एक्सटर्नल जो भी एनवायरनमेंट का होता है सब्सटेंस, वो इसमें प्रेजेंट रहता है। तो सीलोमोसाइट इसके अलावा सेल्स होती हैं जो कि सीलोम में प्रेजेंट होती है, किसमें, ट्रंक सीलोम में। एंड सीलोमोसाइट्स जो होती हैं ये आपके फेगोसाइटिक नेचर की मानी जाती है। लास्ट टॉपिक जो है इसमें हम एंडोस्केलेटन को देखेंगे। एंडोस्केलेटन जैसी कोई भी स्ट्रक्चर जो है इसमें एक टिपिकल कार्टिलेज की बनी हुई या बोन की बनी हुई एंडोस्केलेटन नहीं प्रेजेंट होता है, इसकी जगह कुछ स्टिफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। और ये स्टिफ स्ट्रक्चर जो होती हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग से बनती हैं। ठीक है, तो ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट एज एंडोस्केलेटन नोन एज बकल डायवर्टिकुलम, प्रोबोसिस स्केलेटन, ब्रेंकियल स्केलेटन और पाइकोकॉर्ड, ये सभी आपकी किसकी बनी हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग की। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे बोन या कार्टिलेज जैसी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बकल डायवर्टिकुलम। बकल डायवर्टिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है विद रेफरेंस टू हेमिकॉर्डेटा और बैलेनोग्लॉसस, क्योंकि यही वो एक स्ट्रक्चर है जिसके बेस पे इसे हमने कॉर्डेट के होमोलोगस माना था। लेकिन बकल डायवर्टिकुलम को जब आप देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि बैलेनोग्लॉसस होती है वो एक कॉर्डेट स्ट्रक्चर नहीं होती है, क्योंकि कॉर्डेट क्या होता है, कॉर्डेट मीन्स नोटोकॉर्ड। तो बकल डायवर्टिकुलम को पहले नोटोकॉर्ड के होमोलोगस माना था, लेकिन ये होमोलोगस लाइक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ये आप इसको हम पढ़ते हैं ये क्या है, तो बकल डायवर्टिकुलम इज अ होलो प्री ओरल आउटग्रोथ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ बकल कैविटी इनटू प्रोबोसिस, यानी ये कॉलर रीजन की जो कॉलर की जो रूफ है वहां से ये ऑरिजिनेट होती हैं और कहाँ पे जाती हैं, प्रोबोसिस में जाती हैं। तो ये इस तरह से, ठीक है, प्रोबोसिस से निकली हुई है, कॉलर से निकली हुई है और प्रोबोसिस में ये एंटर करती है। जस्ट दिस, सिर्फ इतना ही है बकल डायवर्टिकुलम। कैसी है, होलो स्ट्रक्चर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड और ए स्टोमोकॉर्ड ऑन अजम्पशन दैट इट रिप्रेजेंट द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द नोटोकॉर्ड ऑफ कॉर्डेट। ऐसा माना जाता था कि ये आपकी कॉर्डेट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कॉर्डेट नहीं है। नोटोकॉर्ड क्या आपकी एक्सटर्नल एक्टोडर्म से बनी हुई होती है, जबकि ऐसा नहीं है। कॉलर या ट्रंक जो है आपका किससे बना हुआ है, एंडोडर्म से बना हुआ है। Buccal diverticulum extended forward in some entrepreneurs and as a slender vermiform process or appendix. Buccal diverticulum is neither analogous nor homologous with the
chordate notochord. Histologically is identical with the wall of buccal cavity. It is apparently nothing more than a pre-oral extension of gut. तो सिर्फ आप इसको गट का एक एक्सटेंशन कह सकते हैं, प्री ओरल रीजन में प्रेजेंट होती है, इसलिए प्री ओरल एक्सटेंशन। ये चीज आपको यहीं पे बहुत अच्छे से क्लियरली समझना है। बकर डायवर्टिकुलम का जो टॉपिक है, बकर डायवर्टिकुलम क्या है, क्यों हम बेलेनोग्लोसस को कॉर्डेट नहीं मानते, हम इसे नोटोकॉर्ड, हम इसे इन्वर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट्स में रखते हैं, या एक आप इंडिपेंडेंट फाइलर रखते हैं, क्या कंट्रोवर्सी है बेलेनोग्लोसस की, ये सारा रिलेटेड है आपका बकर डायवर्टिकुलम से। मैं इसको आपका जो लास्ट वीडियो है 5th वीडियो, उसमें और भी थोड़ा डिटेल में देखूंगी क्या डिफरेंट व्यूज हैं जिसकी वजह से हम इसे कॉर्डेट नहीं मानते। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो व्यू है जो आपका बकर डायवर्टिकुलम से है कि बकर डायवर्टिकुलम को आप नोटोकॉर्ड क्यों नहीं मानते। नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन है वो अलग तरीके से है, बकर डायवर्टिकुलम का जो ओरिजिन है वो अलग तरीके से क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोटोकॉर्ड जो आपका बकर डायवर्टिकुलम है ये कॉलर रीजन से ओरिजिनेट होता है और प्रोबोसिस में एंटर करता है। सो दिस इज जस्ट अ प्री ओरल एक्सटेंशन ऑफ द गट, नथिंग लाइक दैट, नथिंग एल्स। Proboscis skeleton और nuchal skeleton is formed by the basement membrane. Next आपका जो स्ट्रक्चर है proboscis skeleton, branchial skeleton and pricocord, ये तीनों स्ट्रक्चर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनेस से बनती है। तो यहाँ पे आप proboscis skeleton देख सकते हैं, proboscis skeleton हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर के में प्रेजेंट होते हैं, एक स्ट्रक्चर जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग से बनता है। इसकी वेंट्रल सरफेस पे कील लाइक स्ट्रक्चर होती है और 2 हॉर्न्स इसमें निकले हुए रहते हैं। ये आपका बकल कैविटी की रूफ पे प्रेजेंट रहते हैं। ब्रेंकियल स्केलेटन जो होती हैं ये कैसे होते हैं, ये आपको यहाँ पे एम शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है, बट दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सिंगल पोर्शन। ये आपकी एक रोड ऑफ सैप्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 स्ट्रक्चर हैं जो कि जिनके फ्यूजन से एक यू लाइक स्ट्रक्चर बनी है, 2 यू शेप्ड स्ट्रक्चर है जिनकी फ्यूजन से एक एम शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ जाके आप देखेंगे रोड ऑफ सेप्टम जो होती है बाइफरकेट होती है। तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो यूनाइट होके एक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, एम लाइक स्ट्रक्चर। ये आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे वहां पे ये इसका क्या रोल होता है। गिल्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ब्रेंकियल स्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट पाइकोकॉर्ड, पाइकोकॉर्ड जो होती है ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल रॉड लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ द इंटेस्टाइन टू द बॉडी वॉल। ठीक है, तो इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल के बीच में पाइकोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इनका फंक्शन जो है वो अभी पूरी तरह से पता नहीं है, बट इट मे सपोर्ट द सॉफ्ट एब्डोमिनल रीजन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड विद द बेलेनोग्लोसस। नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें हम इनके ऑर्गन सिस्टम और फाइलोजेनेटिक पोजीशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।